नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास दवे इस समय मध्य प्रदेश शासन की साहित्य अकादमी में निदेशक का दायित्व निर्वाह कर रहा हूं और आज आप सबके साथ मुंशी प्रेमचंद जी के प्रख्यात उपन्यास रंगभूमि और उसके एक पात्र सूरदास उस पर थोड़ी सी चर्चा हम सब लोग करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों में एक सर्वाधिक चर्चित उपन्यास माना जाता है, जिस पर पर्याप्त विमर्श हुआ, पर्याप्त बातचीत भी हुई और ऐसा भी कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम का वह जो गांधी युग था, उस गांधी युग का वो जीवंत दस्तावेज माना जाता है। यूँ तो मुझे याद आता है कि एक बड़े अच्छे विमर्शकार ने कहा था कि दुर्भाग्य से भारत का सामाजिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास और इसके अतिरिक्त सारा पंचायती व्यवस्था, इनसे जुड़े हुए सारे इतिहास भी यदि नष्ट हो जाए तो आप इन सारे इतिहासों का पुनर्लेखन प्रेमचंद के साहित्य से कर सकते हैं। इतना विशद अनुभव प्रेमचंद का रहा है, उनके लेखन में ये सारे विषय सहज रूप से समाहित होते चले जाते हैं। हम सब जानते हैं कि वो युग ऐसा था कि जब पूज्य बापू अफ्रीका से तुरंत लौटे ही थे और भारतीय समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वे लगातार संघर्ष के लिए प्रवृत्त कर रहे थे। उनको लग रहा था दक्षिण अफ्रीका में जिस शिद्दत के साथ लोगों को उन्होंने संघर्ष करते देखा था, गुलामी का जुआ अपने कंधे पर से उतारने के लिए जो संघर्ष वो देखकर आए थे, उनको लगता था भारतीय समाज को भी इस प्रकार का संघर्ष करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है कि मानसिक रूप से पूरे समाज को तैयार किया जाए और मानसिक रूप से पूरे समाज को तैयार करने का एकमेव तरीका बापू को लगा था, वह लगा था जन जागरण। और पूज्य बापू के इस जन जागरण के अभियान के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सोपान रहा था और इस सोपान को यदि हम बहुत अच्छे प्रकार से भारतीय समाज पर उसके प्रभाव को विमर्श के रूप में देखने के लिए यदि देखना चाहते हैं तो रंगभूमि हमारी पीढ़ी को जरूर पढ़ना चाहिए। यूँ तो कहा जाता है कि रंगभूमि के सारे ही पात्र उस समकालीन समाज की भिन्न भिन्न चेतनाओं के प्रतीक बन करके उभरते हैं। इन सबको हम देखते हैं, चाहे वो जॉन वाला पात्र है, चाहे वह सूरदास है, चाहे वे अन्य कोई भी हों, उनमें कभी कभी हमको लगता है कि ये तो कोई राजशाही व्यक्तित्व का एक पात्र है, कोई हमको दिखता है कि ये तो एकदम समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है जिसका प्रतिनिधित्व सूरदास करता है। लेकिन इन सारे पात्रों को हम जब देखते हैं तो हमको लगता है कि सूरदास जो है वह केंद्रीय भूमिका में इन सारे पात्रों के बीच में है। पूरे उपन्यास को पढ़ करके हम में से कोई भी सहजता से ये अंदाज कर लेगा कि ये सूरदास अगर गांधी जी का प्रतिरूप नहीं है तो कम से कम गांधी दर्शन का प्रतिरूप तो निश्चित तौर पर यह है। गांधी दर्शन को आप जब पूरा वाङ्मय का अध्ययन करेंगे, बापू ने जो कुछ भी दर्शन भारतीय समाज को दिया है उसका मूर्त रूप यदि आपको कहीं देखना है तो सूरदास के चरित्र को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय जनमानस में जब तक गांधी जी जीवित रहेंगे तब तक प्रेमचंद भी जीवित रहेंगे और जब तक प्रेमचंद जीवित रहेंगे मानस पर तब तक सूरदास भी जीवित रहेगा। ऐसे चिरजीवी पात्र बनकर के ये सभी उभरे हैं और इस सब का हेतु बना है हमारा ये रंगभूमि उपन्यास का केंद्रीय पात्र सूरदास। यूँ तो रंगभूमि का जो सूरदास है, इसके अलावा अन्य पात्र भी जो है वो अलग अलग विचारों के प्रतिनिधि हैं। उनमें से कुछ पात्र हमको लगता है कि ये मार्क्स के विचार से प्रभावित दिखते हैं, कुछ पात्र हमको विवेकानंद के विचार से प्रभावित नजर आते हैं, कुछ पात्र हमको गांधी के विचार से। लेकिन पाठकों को सूरदास जिस ढंग से अपने मोहपाश में जकड़ता है, इन्हें उस उपन्यास को पढ़ते समय पाठक को लगता है कि ये पात्र कैसा है कि इसके मोह से हम मुक्त नहीं हो पा रहे। एक प्रकार की जिज्ञासा, एक प्रकार का संघर्ष, एक प्रकार का साहस, सब कुछ हमको यदि देखना है तो वह सूरदास में देखने को हमको मिलता है। और मुझे लगता है कि यदि प्रेमचंद की लेखनी की सफलता का मापन अगर हम करना चाहें तो हमारे ध्यान में आता है कि प्रेमचंद ने जो कुछ भी लिखा है, यदि उसके इम्पैक्ट की हम बात करें, पत्रकारिता में एक बड़ा अच्छा सर्वेक्षण किया जाता है कि आपने जो बात कही है,
चाहे वह पत्रकारिता के संदर्भ में हो, लेकिन साहित्य पर भी वो लागू होती है कि आपने जो बात कही है वह ठीक उसी प्रकार से कितने लोगों तक पहुंची और कितनी जल्दी पहुंची, और आपने जो कुछ कहा वो वास्तव में वैसा का वैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो मुझे लगता है कि ये प्रेमचंद की लेखनी की सफलता ही है कि सूरदास वास्तव में एक एक पाठक के हृदय तक ठीक उसी रूप में पहुंचते हैं जिस रूप में प्रेमचंद पहुंचाना चाहते हैं। अब इन विषयों पर जब बातचीत होती है तो अनेक समालोचक ये भी मानते हैं कि सूरदास का जो चरित्र है वो अगर आप रंगभूमि से माइनस कर दें, उसको घटा दें, तो यह ऋण करते ही पूरी की पूरी रंगभूमि शून्य हो जाती है। मुझे लगता है कि वे सच कहते हैं, क्योंकि भले ही कहने को हमारा यह पात्र बहुत जगह नहीं घेर रहा है, बहुत ज़्यादा कैनवास नहीं घेर रहा है, लेकिन प्रेमचंद जी तो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने शून्य से सूर की सृष्टि की है। ये जो सूरदास है ये वास्तव में एक ऐसा पात्र है जो बिल्कुल नहीं से प्रारंभ होता है और एक विराट रूप धारण कर लेता है। उसका पूरा आकाशीय फलक जब हमको उपन्यास का अंत होते होते तक पता लगता है तो हमको लगता है कि ये अंधा भिखारी क्या सचमुच इतने बड़े व्यक्तित्व का धनी है जिसका प्रभाव उस युग के समकालीन समाज पर इतना बेहतर ढंग से पड़ रहा है। सूरदास उस पूरे उपन्यास के बमुश्किल 1/4 पृष्ठों को स्थान घेरते हैं। मैंने बताया कि उनकी उपस्थिति, कई लोगों ने तो इस पूरे उपन्यास की पृष्ठ संख्या तक को आकलित कर लिया है। वो गिनती करके बताते हैं कि भाई इसमें कुल मिला करके, मुझे तो अभी पूरे पृष्ठों की संख्या नहीं पता, लेकिन यहाँ तक कहा जाता है कि लगभग 350-400 पृष्ठ है, उसमें से 175 पृष्ठों पर सूरदास का उल्लेख आता है, और उन 175 पृष्ठों में भी लगभग इतने पृष्ठों पर सूरदास सीधे सीधे मुखर होकर के पाठकों से संवाद करता है या सीधे सीधे पाठकों के मन को प्रभावित करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सूरदास का इस प्रकार का भौतिक आकलन करना थोड़ा सा सूरदास के साथ भी अन्याय होगा और प्रेमचंद के साथ भी अन्याय हो जाएगा। मैं सूरदास की उपस्थिति को जिस रूप में अनुभव करता हूँ, मैं उसके लिए केवल एक ही प्रतीक पाता हूँ। मैं कई बार पत्रकारिता के विद्यार्थियों के बीच में जब कालांश के लिए जाता हूँ तो वे फिल्मों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी बीच में एक बिटिया से मेरी बातचीत हो रही थी तो उसने कहा कि मैं सत्यजीत रे की फिल्मों पर कुछ शोधपरक कार्य संपन्न कर रही हूँ। तो बांग्ला फिल्मों में और हिंदी फिल्मों में जो अंतर है उस अंतर को उसने थोड़ा अपना शोध का विषय बनाया था। मैंने कहा भाई तुमने उसमें क्या क्या देखा? उसने बताया कि मैं संवाद योजना पर काम कर रही हूँ। तो मैंने मजाक में कहा था उस बिटिया से कि बेटा सत्यजीत रे की फिल्मों पर अगर आपको कुछ शोध कार्य करना है तो उनके संवाद पर कम, उनके मौन पर ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वह जो संवादहीन समय होता है, वह जो मौन होता है, वह मौन अत्यंत मुखर होकर के प्रकट होता है और वही सत्यजीत रे है। ठीक यही बात प्रेमचंद पर भी लागू होती है। जो लोग ये कहते हैं कि 175 पृष्ठ पर सूरदास प्रकट होता है, मैं कहता हूं रंगभूमि उपन्यास का एक भी पृष्ठ, एक भी पंक्ति, एक भी शब्द और कोई भाव सूरदास के बिना आपको आकार लेता दिखाई नहीं दे सकता। ये जो मौन संवाद है सूरदास का, यह मौन संवाद हर पात्र में से प्रकट होता हुआ हमको दिखाई देता है। मुझे याद आता है एक बहुत प्रसिद्ध समालोचनाकार हुए हैं डॉक्टर वशिष्ठ। वो कहते हैं कि रंगभूमि की कोई भी घटना सूरदास के बगैर मूर्त रूप लेती दिखाई नहीं देती। सूरदास वहाँ पर है नहीं, वो अंधा भिखारी आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस घटना का उत्स आप तलाश लेंगे, उस घटना की गंगोत्री तलाश करने जाएंगे तो आपको उसके पीछे सूरदास खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो यही कारण है कि ये जो पात्र है ये प्रेमचंद के उपन्यासों से बाहर भी निकल करके आ जाता है। आप कहेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ, ये तो 3D एनिमेशन फिल्म तो है नहीं। जी हाँ, ये भावनात्मक 3D एनिमेशन फिल्म है प्रेमचंद की। आप जब सूरदास के पात्र को पढ़ रहे होते हैं, अचानक आपको आभास होता है कि ये सूरदास निकल करके आपके हृदय में आकर के बैठ गया है। अचानक आपको लगने लगता है कि समाज में जितने प्रकार की विकृतियां हमको दिखाई दे रही है, समाज में जितने प्रकार के संघर्ष दिखाई दे रहे हैं, इन संघर्षों का हिस्सा मैं भी हूँ। और अगर सूरदास हिम्मत नहीं हार रहा है तो फिर मुझे क्या अधिकार है कि मैं हिम्मत हारूं? ये जो प्रभाव होता है मुझे बहुत अच्छे से याद आता है। एक राजनीतिक समीक्षात्मक, राजनीतिक विचारों पर समीक्षात्मक एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो उस पुस्तक में उस रचनाकार ने, उस समीक्षक ने कहा था कि प्रेमचंद का यह जो सूरदास पात्र है यह भौतिक रूप से बाहर आकर के उस युग के स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा बन जाता है।
हर संघर्ष करने वाले को लगने लगता है कि सूरदास उसके साथ आकर के इस पूरे स्वातंत्र समर में हमारे कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, और हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं इस आंदोलन का हिस्सा इसलिए बन रहा हूं क्योंकि सूरदास भी इस आंदोलन का हिस्सा है। न्याय के लिए यह जो संघर्ष चल रहा है, इस न्याय के लिए संघर्ष में ये सूरदास जब पूरी ऊर्जा के साथ उस अंग्रेजी साम्राज्य को ललकारता है, वो आपको आश्चर्य लगता है कि ये पात्र जो कि सबसे ज़्यादा दयनीय दिखाई देता है, हमको लगता है कि आप सोचिए जन्मांध व्यक्ति है, उस जन्मांध व्यक्ति की कितनी प्रकार की मजबूरियां रहती है, लेकिन वो पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देते हुए उसको धूल में मिला देने की ऊर्जा से संपन्न है। बड़े गर्व के साथ वो कहता है कि मैं हाकिमों को दिखा देता कि एक दिन अंधा आदमी भी एक फौज को कैसे पीछे हटा देता है, तोप का मुंह कैसे बंद कर देता है, तलवार की धार को कैसे मोड़ देता है। आप कल्पना करिए, यह जो संवाद सूरदास बोल रहा है, इस संवाद में एक मनुष्य के विराट हो जाने का प्रतीक बनता है। यह सूरदास कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये सूरदास गांधी है, ये सूरदास प्रेमचंद है, ये सूरदास भारत का प्रत्येक वह व्यक्ति है जो इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने के लिए लालायित है। सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो कहीं भी डरता नहीं है, उसमें भीरुता नहीं है, न तो हृदय के अंदर कोई भय है और न वो इसको बाहर प्रकट करता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बार एक साक्षात्कार में बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि आज का भारत का जो पूरा सामान्य समाज है, वो सामान्य समाज मुगल काल, अंग्रेजी काल, डच, हूण, पुर्तगाल, इन सब के साथ संघर्ष करते करते डरपोक हो गया है। वो जब ईश्वर की आराधना करता है तो वो आरती करते करते भी वो कहता है कि मैं मूर्ख खल कामी, दया करो भरतार। तो ये जो शब्दावलियां इस भारतीय जनमानस के हृदय में पैठ गई है, प्रेमचंद चाहते थे कि इस शब्दावली से इस भारतीय समाज को मुक्त करना है। वो कहते भी थे कि ईश्वर से अगर प्रेरणा प्राप्त करना है, ईश्वर से कुछ प्राप्त ही करना है, तो साहस क्यों नहीं प्राप्त करना। और प्रेमचंद का वह भाव सूरदास में प्रकट होता हुआ हमको दिखाई देता है। आप देखेंगे कि रंगभूमि का यह सामान्य सा पात्र अंग्रेजी सत्ता को अपना सब कुछ नहीं मानता है। वो कहता है, साफ चुनौती देता है कि मैं इस साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से दांव पर लगाने को तैयार हूँ। और उपन्यास के कथानक में अंतिम दृश्यों में जब सूरदास की प्रतिमा लगाई जाती है, इस अंधे भिखारी के चले जाने के बाद, वो भौतिक रूप से इस समाज से जा चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके जाने के बाद जब उस सूरदास की प्रतिमा लगाई जा रही है, तब आपको गांधी जी का मूल स्वरूप सूरदास के पूरे चरित्र में दिखाई देगा। मुझे याद आता है गांधी जी ने स्वयं भी अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात को कहा था, और जिन लोगों ने गांधी जी की विचारधारा को भले ही फिल्मों के माध्यम से समझने का प्रयास किया है, तो उन्होंने भी इस विचार को समझा होगा। जब गांधी जी कहते थे कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं विचार हूँ, और देश भर के चौराहों पर मूर्तियां लगा करके और मेरे विचार को फैलाना भी चाहो तो तुम फैला नहीं पाओगे, और अगर इन सारी मूर्तियों को तुम तोड़ दोगे तो भी मेरा विचार समाप्त नहीं हो सकता। गांधी सदैव जीवित रहने वाला है, गांधी प्रत्येक भारतीय के हृदय में जीवित रहने वाला है। गांधी वास्तव में एक चेतना का नाम है। ये गांधी की चेतना हमें संघर्ष करने के लिए प्रवृत्त करती है, वो हमें आराम नहीं करने देती। वो लगातार हमको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जब तक इस देश पर गुलामी का शिकंजा कसा हुआ है, या आज भले ही आधुनिक युग में हमको कई बार लगता होगा कि गांधी की प्रासंगिकता क्या है, प्रेमचंद की प्रासंगिकता क्या है, सूरदास जैसे पात्रों की प्रासंगिकता क्या है। आप कल्पना करिए, यदि आज प्रेमचंद के साहित्य का पुनर्लेखन कोई विद्वत मनीषी करे तो उसके सामने समस्याएं भले ही वो सब न होंगी जो सूरदास के युग में थी, लेकिन सूरदास के चरित्र को ही जीवंत करते हुए यदि आज फिर से कोई उपन्यास रचा जाए रंगभूमि जैसा, तो आज की समस्याओं से लड़ता हुआ सूरदास हमको दिखाई देने लगेगा। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि सूरदास का ये जो संपूर्ण चरित्र है, ये इसी कठोर स्वर का उद्घोष है। सूरदास का चरित्र बार बार हमको इस बात की ओर संकेत करता है, आपको संघर्ष करना है, आपको लड़ना है, आपको हार नहीं मानना है, आपको डरना नहीं है। सामने चाहे जितनी बड़ी शक्तियां हो, उन सब शक्तियों से संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने का काम यदि कोई कर रहा है तो वो सूरदास कर रहा है। कभी कभी सूरदास की चर्चा जब हम करते हैं तो मुझे आश्चर्य इस बात पर भी होता है कि प्रेमचंद जी ने इस पात्र को लेकर के जब अपने पाठकों से चर्चा की,
अनेक स्थानों पर उनका उल्लेख आता है और उनके आत्मकथात्मक टिप्पणियों में भी वे इस बात को स्वीकारते हैं कि मेरा यह पात्र यथार्थवादी नहीं है बल्कि काल्पनिक पात्र है, मैं स्वयं ऐसा मानता हूँ। लेकिन इस बात को सुनकर पाठकों पर क्या असर होता होगा? मैं कई बार एक विशुद्ध पाठक बनकर के जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि भीतर का पाठक चित्कार कर उठता है। उसको इस उपन्यास को पढ़ते पढ़ते वो जिस ढंग से इस पात्र के साथ अपने आप को एक सूत्र में बंधा हुआ पाता है, उसको लगता है ये कोई जीवित पात्र है, जीवंत चरित्र है, और वो मानने को तैयार नहीं होगा कि सूरदास जैसा कोई व्यक्ति समाज में हुआ ही नहीं है, काल्पनिक है। आज के युग के आपकी नई पीढ़ी के जो पाठक हैं उनको पता नहीं इस बात का आभास होता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जब सूरदास को, रंगभूमि को पढ़ता है तो उसको लगता है कि हमारे आसपास घूमने वाले लोगों में अनेक लोग ऐसे हैं जो सूरदास जैसे हैं। हो सकता है कि वे बाल्यकाल से प्रज्ञाचक्षु नहीं होंगे, हो सकता है कि वे इस प्रकार से गांधी दर्शन से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन वे जो कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, जो काम वो लोग कर रहे हैं, वह पूरा का पूरा काम गांधी से भी प्रभावित है, वह पूरा का पूरा काम प्रेमचंद से प्रभावित दिखता है, वो पूरा काम हमको सूरदास से भी प्रभावित दिखता है। मुझे लगता है कि यह बात जब चल रही थी तो मुझे अनायास टॉलस्टॉय याद आ गए। टॉलस्टॉय ने कहा था कि शायद आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करें कि मोहनदास करमचंद गांधी जैसा एक व्यक्ति हमारे बीच में जीता जागता घूम रहा था। टॉलस्टॉय ने जब ये कहा कि नई पीढ़ी शायद विश्वास न करें, तब मुझे लगा कि शायद प्रेमचंद जी को भी कभी ऐसा लगा होगा कि आने वाली पीढ़ी के पाठक शायद विश्वास न करें कि किसी उपन्यास में सूरदास जैसा भी कोई पात्र रहा होगा। आज तो हमको भले ही वह पात्र काल्पनिक है या मान भी लें, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा सोचने में आता है कि सूरदास जैसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने संघर्ष किया होगा, जिसके कारण से इस देश में स्वतंत्रता संग्राम को बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। इसी तरीके से सूरदास का जो चरित्र है उसकी विराटता की जब हम बात करते हैं तो मैं कई बार एक प्रतीक का उपयोग करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सूरदास का चरित्र जो है वह एक कोरी ड्राइंग शीट की तरह है, जिस पर प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास के शेष जो सारे पात्र हैं उन पात्रों के चेहरे बना दिए हैं, चेहरे उकेर दिए हैं। और इस प्रतीक में मुझे लगता है कि आपको ध्यान में आएगा कि सूरदास का चरित्र कितना महत्वपूर्ण है। यदि सूरदास के चरित्र की ड्राइंग शीट नहीं होगी तो इस उपन्यास का कोई चरित्र उभर करके सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्रत्येक चरित्र के पीछे बैकग्राउंड में आपको सूरदास विराटता के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। कई बार हमको लगता है कि यह जो पात्र है ये तो बड़ा बेरंग सा है, ये स्वाभाविक रूप से वो प्रकाश विहीन दुनिया का प्रतीक है, लेकिन हमको आश्चर्य होता है कि ये जो बेरंग पात्र है ये चरित्र सारे पात्रों के चरित्र में रंग भरने का काम कर रहा है। और जिसको हम कहते हैं कि उसके स्वयं के पास उसकी दृष्टि नहीं है, उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है, लेकिन यही पात्र जब प्रकाश पुंज बन करके प्रकट होता है तो ये अच्छी खासी दृष्टि वालों को भी दृष्टि प्रदान करने का काम करता है। और इसलिए इस पात्र के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि सूरदास के जितने संवाद हैं उन संवादों को हम देखें तो कभी कभी लगता है कि ये तो गांधी दर्शन की पराकाष्ठा है। पाठकों के मानस पर यदि आप गांधी को स्थापित करना चाहते हैं तो आप सूरदास के जितने भी संवाद हैं उन संवादों को एक बार आप पाठकों के सामने रख दीजिए। मैं आपको एक संवाद स्मरण कराता हूँ। एक जगह पर वो कहते हैं कि ये अपना घर है, नहीं देते। आप देखिए कि उसकी झोपड़ी छीनी जा रही है, वो अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, उसके पास ले देकर इस धूप से बरसात से बचने का एकमेव साधन उसकी ये झोपड़ी है और वो छीनी जा रही है। लेकिन वो क्या कह रहा है? अपना घर है, नहीं देते, जबरदस्ती जो चाहे ले लो। सूरदास ये रेखांकित करने में सफल हो जाता है कि मिस्टर जान सेवक, राजा महेंद्र, ये सारे के सारे पात्र जो हैं इन सब की उपस्थिति के बाद भी मैं अकेला अपनी झोपड़ी को बचाने में सक्षम हूं, और सक्षम होने के बाद भी अगर आप छीनना चाहते हैं तो छीन लें। मुझे कई बार ध्यान आता है कि इन सब पात्रों के अन्याय के बाद भी ये जितने पात्र आसपास दिखाई दे रहे हैं ये भले ही अन्याय करें, लेकिन ये सब इसलिए कर रहे हैं कि बाकी का जो सारा का सारा परिदृश्य है वो पूरा का पूरा परिदृश्य सूरदास के साथ खड़ा है। सूरदास के साथ अन्याय करने वाले पात्रों को भी यदि भय है तो केवल इतना भय है कि यह जो सूरदास है, इस सूरदास के पीछे पूरा का पूरा समाज खड़ा हुआ है। वो कहता है कि भला सोचो कितना अंधेरा है,
हम जो 70 पीढ़ियों से यहाँ आबाद हैं निकाल दिए जाएं और दूसरे आकर के यहाँ पर बस जाएं। ये हमारा घर है, किसी के कहने से तो नहीं छोड़ सकते। सूरदास जब कहता है कि जबरदस्ती जो चाहे निकाल दे, न्याय से नहीं निकाल सकता। तुम्हारे हाथ में बल है, तुम हमको मार सकते हो, लेकिन हमारे हाथ में बल होता तो हम भी क्या तुम्हें मार देते? क्या ये कोई इंसाफ की बात होती क्या? सरकार के हाथ में मारने का बल होता है, लेकिन हमारे हाथ में और कोई बल हो न हो, लेकिन मर जाने का बल तो है। आप कल्पना करिए, सूरदास जब ये कहता है कि हमारे हाथ में मर जाने की ताकत है, यह जो मृत्यु है ये अनेक जीवन खड़े करने की सामर्थ्य रखती है। यहाँ पे हमको सूरदास में गांधी प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमको लगता है कि अरे एनक आंखों पर हाथों में लाठी एक संभाली है, सारे तन पर एक लंगोटी, वह भी खादी वाली है। और ये खादी वाली लंगोटी लगाए एक संत निकलता है और उसके पीछे पूरी की पूरी भारतीय समाज की एक धारा चल निकलती है। ये जो सूरदास का गांधी है, ये आधुनिक पीढ़ी को गांधी से परिचय करवा रहा है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि किसी कमर्शियल फिल्म से गांधी को समझने से ज़्यादा अच्छा है कि हम रंगभूमि पढ़ें। हम जो नई पीढ़ी के युवा हैं, हमको ये तय करना पड़ेगा, हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो हमारे हाथों में तो रंगभूमि आ गया है, लेकिन धन्यवाद उस पीढ़ी को जिसने हमारे हाथों में रंगभूमि सौंपा। लेकिन अब एक दायित्व हमारा भी प्रारंभ हो जाता है। रंगभूमि के ये संवाद, रंगभूमि के ये पात्र, ये नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम अब हमको करना है। ये सारे के सारे पात्र इस आने वाली पीढ़ी को झिंझोड़ने में सक्षम है। ये बताएंगे कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मुझे एक और संवाद योजना याद आती है कि मिठुआ और सूरदास, ये दोनों के दोनों बैठे हुए हैं और दोनों बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों के संवादों को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि इनके ये संवाद भीतर तक बेध देते हैं। हमको लगता है जैसे कोई तीर चल रहे हैं। और इन संवादों में एक एक शब्द में गांधी बापू प्रकट होते हैं। गांधी दर्शन के उदात्त बिंदु को स्पर्श करते हुए इस संवाद को जरा हम देखते हैं। मिठुआ कह रहा है कि दादा अब हम रहेंगे कहाँ? परिस्थिति कैसी आ गई है, झोंपड़ी गिरा दी गई है और अब वो लग रहा है कि अब हम रहेंगे कहाँ? तो सूरदास कहता है कि दूसरे घर बनाएंगे, दूसरा घर बना लेंगे। मिठुआ कहता है और कोई फिर से आग लगा दे तो? सूरदास कहता है तो फिर बनाएंगे। मिठुआ कहता है और फिर आग लगा दे तो? सूरदास कहता है तो हम फिर बनाएंगे। मिठुआ कहता है जो कोई 1000 बार आग लगा दे तो? सूरदास कहता है तो हम 1000 बार बनाएंगे। मिठुआ कहता है और कोई 100 लाख बार लगा दे तो? आप कल्पना करिए, वो सामान्य जन है, वो समाज का वो व्यक्ति है जो डरा हुआ है, भयभीत है। उसको ये लगता है कि हम 100 लाख बार भी झोंपड़ी बना लेंगे तो कोई आकर के आग लगा देगा। और अंत में सूरदास जो कहता है तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। हम देखते हैं कि इस बातचीत में सूरदास का धैर्य चूकता नहीं है, उसकी सहन शक्ति समाप्त नहीं होती है, आशा से भरा हुआ है। उसका जो चरित्र है वो मिठुआ को निरुत्तर कर देता है। मिठुआ को लगता है कि अभी तो 100 लाख का है, फिर करोड़ कहूँगा, 100 करोड़ कहूँगा, ये अंधा भिखारी बार बार कहता रहेगा हम फिर से अपना घर बनाएंगे, लगाते रहे लोग आग। यहाँ पर गांधी दर्शन की एक विशेषता हम सबको ध्यान में आती है। गांधी दर्शन की विशेषता यह है कि वो उस समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करती है। इस समाज का व्यक्ति लाखों प्रश्न लेकर के गांधी के पास आता है और करोड़ों उत्तर लेकर के वापस अपने घर को लौट जाता है। रंगभूमि के सूरदास के इस उदात्त चरित्र को अगर हम समझें तो हमारे ध्यान में आता है कि ये सूरदास भी गांधी की तरह है। साहित्य के सारे विमर्श एक तरफ होंगे, लेकिन यदि भावनात्मक रूप से आप रंगभूमि को पढ़ेंगे, आप केवल उथले उथले तौर पर रंगभूमि को मत पढ़ना, मेरा ये बड़ा आग्रह है। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मैं हमेशा इस बात को अनुभव करता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी जो है वो बड़ी क्विक रिस्पॉन्स देती है, बहुत जल्दी बोर हो जाती है, बहुत जल्दी धैर्य समाप्त हो जाता है। आपने देखा ना, मैंने जिस संवाद योजना की अभी बातचीत की, मिठुआ और सूरदास में सूरदास का धैर्य खोया क्या? पाठक के रूप में आपका धैर्य भी नहीं खोना चाहिए, आप पूरा पढ़ डालिए। और रंगभूमि को जब आप पढ़ेंगे, इसके इस उदात्त चरित्र को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि आज के पूरे कालांश में हमने सूरदास को जितना समझा है, संभवतः सूरदास उससे कई गुना ज़्यादा है। कहा जाता है ना कि समुद्र में एक बर्फ का बड़ा पहाड़ सा तैरता रहता है, लेकिन होता क्या है, वो पहाड़ हीरे की आकृति का होता है। ऊपर का जो नुकीला हिस्सा होता है वो पानी के बाहर होता है, और उसका जो चौड़ा हिस्सा होता है वो समुद्र के पानी के अंदर होता है। आप केवल ऊपर दिख रहे हिस्से से आकलन मत करिए।
सूरदास को हमने जितना समझा है ये केवल उस हिम शिखर को देखने का प्रयास भर था। आइए हम सब मिल करके अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये समझाने का प्रयास करें कि सूरदास केवल प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास में पैदा नहीं होते, सूरदास इस भारत की मिट्टी में हर युग में पैदा होते रहते हैं। आपके और मेरे हृदय में भी सूरदास आ सकते हैं। रंगभूमि की रचना का सार्थक्य इसी बात में है कि हम इस पात्र के माध्यम से आज के युग की राष्ट्रभक्ति को भी समझने का प्रयास करें। आज यदि नई पीढ़ी ने यह समझ लिया कि उस युग का सूरदास अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा था, तो आज का हमारे हृदय में बैठा हुआ सूरदास क्या पॉलीथीन से लड़ने के लिए संघर्ष कर सकता है? एक कपड़े की थैली लेकर के निकला हुआ सूरदास आज का सूरदास होगा, आज के प्रेमचंद का सूरदास होगा। आप और हम जब लिखने बैठेंगे तो हमारी कहानियों का पात्र, हमारे उपन्यासों का पात्र जब सूरदास बन करके उभरेगा तो वह इस बात के लिए आंख वालों को टोकेगा कि रेड लाइट में चौराहा पार मत करिए, उसके हरे होने का इंतजार करिए। आज वह यह बात कहेगा कि ट्रेन में, बस में यदि हम यात्रा कर रहे हैं, यदि कोई बहन आई है, यदि कोई माता आई है, यदि कोई वृद्ध व्यक्ति आया है तो उसको बैठने के लिए पहले हमको स्थान देना है। हमारे ये सारे जीवन मूल्य सूरदास के माध्यम से प्रकट होंगे। आज केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह सूरदास हमारे मन में जीवित रहे, चिरजीवी रहे, और रंगभूमि भी वर्षानुवर्ष से जितना यशस्वी हो रहा है उससे और अधिक यश प्राप्त करे आने वाली पीढ़ियों के माध्यम से। आप सब पाठक, हम सब पाठक प्रणाम करते हैं प्रेमचंद जी को, प्रणाम करते हैं बापू को, महात्मा गांधी को, और इन दोनों के विचार से उपजे सूरदास को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।